हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर 1 क्या कब कहाँ और कैसे का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि आपकी रिवीजन स्टार्ट हुई है। अभी सभी टीचर्स आप लोगों की रिवीजन करा रही हैं ताकि आप लोग अपना सभी काम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर 1 में आपको ये तो सभी को पता है कि हिस्ट्री में जो है अतीत के बारे में बात की जाती है, यानी जो समय बीत गया उसके बारे में हिस्ट्री में हमारी में इतिहास में बात की जाती है। तो कैसे पता, मतलब क्या हुआ था पहले, इस बारे में कैसे पता लगाते हैं, कैसे क्या पता लगाते हैं। उसके लिए कभी हम अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो सुनते हैं। ये हम जानने के लिए कल क्या हुआ था इसी से सुनते हैं, या बहुत पहले क्या हुआ था तो अखबारों में कई बार पढ़ लेते हैं कि उस टाइम ऐसा हुआ था, या फिर कि कहाँ रहते थे लोग, अतीत में जो लोग थे वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे, इन सब के लिए। ठीक है, तो मतलब वो कहाँ रहते थे, कैसे आखेट करते थे, वो जानवरों का शिकार भी करते थे या नहीं करते थे, वो कैसे कैसे। तो नर्मदा नदी जो है उसके आसपास इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8 स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गाँव में रहते थे। ठीक है, तो जो इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है, और इसके बाद इसमें आपको एक दिखाया गया है उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। इसमें देखो सभी नदियाँ दिखाई गई, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी, सोन नदी, नर्मदा, विंध्य, सतपुड़ा, ताप्ती नदी, यमुना नदी, चंबल, जितनी भी नदियाँ हैं, कावेरी, गोदावरी, ये सब दिखाई गई कौन सी कहाँ से निकलती है। इसके बाद आता है सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गांव गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी के हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी, समुद्र का यात्रा जोखिम भरी, मतलब उन्हें जोखिम यानी बहुत दिक्कत होती थी इधर से उधर जाने के लिए। कई बार वो लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कभी वो लोग सेनाओं पर विजय हासिल करने के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में भी अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में सुप्तवश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है, इसके बाद इसके में आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, देश का नाम। कि देश का नाम हमारे यहाँ कैसे पड़ा। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया अथवा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और निस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया के नाम से पुकारा। ठीक है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें एक नया तरीका अतीत में लिखी पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण, पुस्तकें जो थी अतीत में पढ़ने और जानने के लिए, वो हाथ से लिखी होने के कारण क्या कहलाती थी? पांडुलिपि कहलाती थी। ठीक है, और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट, लैटिन भाषा के मैनु शब्द जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ठीक है, यानी कि पांडुलिपि जो थी उसे अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, और मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के लैटिन शब्द मैनु जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यहाँ पे आपको दिख रही है एक पांडुलिपि दिखाई गई है नीचे। ठीक है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियाँ आज उपलब्ध प्राय पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। फिर इसके बाद आपका प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। मतलब पांडुलिपि जो है वो संस्कृत में, प्राकृत में भी लिखी गई हैं। हम अब लेखों का अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सत्तों, धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सत्तों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सकें।
कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपना कार्य विवरण उत्करण कराए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय को लेखा जोखा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। क्या कहलाता था? ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के विशेष अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ पत्थर, पकी मिट्टी, धातु की बनी होती है। ऐसे कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। देखिए, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इनमें उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। अन्न के दाने, लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपि अभिलेखन पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्रोत शब्द का इतिहासकार। और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत का अध्ययन करने वालों क्या कहते हैं? इतिहासकार। ठीक है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। किस रूप में किया गया है? बहुवचन के रूप में। ठीक है। अब इसमें दिखाया तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे BC AC, इसका मतलब बताया गया यहाँ पे। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तुम शायद उस दिन की तिथि, तारीख, महावर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म पर ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। किसके जन्म की तिथि से की जाती है? ईसाई प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से। ठीक है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी कि अगर हम कहेंगे 2000, तो 2000 का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां इसी पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानती थी। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां इसमें दी हुई हैं आपको, बिफोर और क्राइस्ट। ठीक है बच्चों, आपको चैप्टर दोबारा अच्छे से रीड करना है और उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगी। वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। जिन बच्चों ने पहले कर लिए हैं उन्हें अपनी कॉपी में दोबारा से नहीं करने हैं। जिन्होंने नहीं किया उन्हें ही करना है। ठीक है बच्चों। जिन बच्चों ने पहले कर लिया उन्हें सिर्फ लर्न करने हैं। ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।